सर्विस कोड ये नहीं कहता है कि वकील जो जिसको प्रिजाइडिंग अफसर बना के भेज दिए शिक्षा न्याय मित्र को उसको 10,000 मिल गया। सर्विस कोड ये नहीं कहता है कि जो आंगनबाड़ी की महिलाएं खड़ी थी, आशा की महिलाएं खड़ी थी, उसको 10,000 मिल गया। इसीलिए एक जंगल राज के जैसा मजदूरों का इस्तेमाल गुलाम प्रस्त स्थिति हो रही है। ऐसी परिस्थिति में AITUC के वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं और हम 26 नवंबर को गया जिले में पूरे तौर पर बंद रखने का जो PN सिंह का सुझाव है CITU के लीडर का, हम उसको समर्थन करते हैं। हम समझते हैं आप कौन सा समुद्र है, हरियाणा में कौन सा समुद्र है, दिल्ली के किनारे कौन सा समुद्र है जहाँ औद्योगिक विकास हुए। इसलिए ये बहाना न करने का बहाना, विजन नहीं है, विजन नहीं है आपके पास, विकास का सोच नहीं है। किस सोच से कैसे विकास होगा। जो थे वो भी आज बंद पड़े हुए हैं। हमारा गुरुआ का कारखाना बंद है, हमारा गया कॉटन मिल बंद खत्म हो गया, अब तो बिल्डिंग बन गए। हमारा बारसालीगंज बंद है, चीनी मिल आप चालू नहीं कर पाए। और इसी तरीके से इस देश के अंदर न सिर्फ विकास बल्कि जो चीजें हुई, लोग कहता है किया क्या इतना दिन। अरे भैया मेरे, जो किया इतने दिन के लोगों ने, उसी को तो आज बेच करके तुम सत्ता चला रहे हो, उसी को बेच रहे हो। एक आगो रेल का लाइन नहीं बनाए, कोई रेल नहीं बनाए, रेल जिसका बनाया हुआ है उस रेल को आज तुम बेच रहे हो। आज एक मजदूर संगठन की मदद दूसरा मजदूर संगठन, दूसरा जो श्रमिक संगठन है वो नहीं कर सकता। सिविल सेवाओं में जो लोग लगे हैं, सिविल सेवाओं में यानी कोर्ट कचहरी इन सब जगहों में जो लोग लगे हैं, इन्हें राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये सब 1929 के ब्रिटिश औद्योगिक विवाद अधिनियम में था। कोई भी मजदूर संगठन राजनीतिक दल को चंदा नहीं दे सकता है। आज आप देते हैं ना, अरे नगर निगम यूनियन से हम चंदा लेते हैं, आप हमको चंदा देते हैं ना भाई। हम कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कहते हैं कि ये कार्यक्रम हो रहा है, बताइए आप यूनियन के तरफ से मदद कीजिएगा कि नहीं। तो आप 10,000, 20,000, 5,000 जब जैसा होता है मदद करते हैं। और यूनियन राजनीतिक दलों को मदद करता है, उस पर रोक था कि राजनीतिक दलों को कोई भी ट्रेड यूनियन से संबंधित जो यूनियंस हैं, मजदूर संगठन हैं, वो राजनीतिक दलों को चंदा नहीं देगा। ये था 1929 में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बनाया गया औद्योगिक विवाद अधिनियम। आज जो श्रम कानून पेश हुआ पार्लियामेंट के अंदर, उसके अंदर क्या है, मिलाइए दोनों को, उसके अंदर भी तो यही चीज है। इसीलिए मैं कहते हैं कि अपने यारों का यार यहाँ बैठा है और इसलिए यार जो नहीं कर पाए उसको अब ये कर ले रहे हैं। हड़ताल नहीं होगा, हड़ताल पे रोक। अभी हड़ताल के लिए कितने दिनों का नोटिस देने का? 6 सप्ताह, 6 सप्ताह, अभी 6 सप्ताह है। 15 दिन कि कहीं हड़ताल आप करते हैं तो 6 सप्ताह के पहले नोटिस दीजिए। अभी जो अधिनियम पेश हुआ उसमें है कम से कम 60 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा। हमने बताया कि 1866 में काम के घंटे के लिए मजदूरों ने आंदोलन किया, जिसमें 1886 में शिकागो में मजदूर मारे गए और फिर पूरे दुनिया के अंदर काम के घंटे निर्धारित किए गए 8 घंटे। आज फिर इस काम के घंटे को बढ़ाकर 12 किया जा रहा है। कई प्रदेशों में तो हो गए 12 घंटा काम। तो फिर आज वही तो आज़ादी के पहले का दौर था, उस दौर को लाया जा रहा। और इसीलिए हम कहते हैं
मजदूर हिंदुस्तान का कह रहा है कि आज जो आप कानून ला रहे, उस समय भी था यूनियन बनाने के लिए, मजदूर संगठन बनाने के लिए बहुत प्रक्रिया को लंबी की गई थी। अभी भी प्रक्रिया को लंबी कर दी गई, अभी भी इस प्रक्रिया को लंबी कर दी गई कि अब बहुत आसानी से हम कहीं कोई संगठन नहीं बना सकते। इसलिए हम कहना चाहते हैं मित्रों कि आज हिंदुस्तान के अंदर फिर वही गुलामी वाली चीज, चाहे वह कृषि कानून के द्वारा हो, किसानों के लिए और कामगारों के लिए, ये दोनों बिल बहुत अफरी तफरी में संसद के अंदर पेश किया। बताइए तो हिंदुस्तान की आजादी के बाद ऐसी घटना कभी नहीं घटी थी कि विपक्ष मत विभाजन की मांग कर रहा हो और मत विभाजन नहीं हो। नियम क्या है कि सदन के अंदर अगर एक भी सदस्य मत विभाजन की मांग करते हैं तो उस बिल पे, उस विधेयक पे मत विभाजन होना चाहिए। मत विभाजन नहीं हुआ, पार्लियामेंट से लोगों को निलंबित किया गया और सदन से निलंबित करके कानून बना दिया गया, श्रम कानून। जिस दिन 23 सितंबर को ये अधिनियम बिल जो पास हुआ, उस दिन विपक्ष पार्लियामेंट के अंदर नहीं था, विपक्ष नहीं था, विपक्ष विहीन संसद के अंदर से ये काला बिल पास हुआ। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर मजदूर आंदोलन और उसमें AITUC तार चढ़ाव का दिन होता है। AITUC एक संगठन था, आज देश के अंदर बहुत सारे ट्रेड यूनियंस हैं, लेकिन सारे ट्रेड यूनियंस का लक्ष्य क्या है? चाहे वो किसी भी बैनर के तले हों, किसी भी नाम से हों, लक्ष्य है देश के अंदर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समानता कायम हो। आपके ट्रेड यूनियन का कोई दूसरा उद्देश्य है क्या? इनके ट्रेड यूनियन का कोई दूसरा उद्देश्य है क्या? मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा राहत, उनको सुविधाएं और देश के अंदर मजदूर पक्षी वातावरण हो। इस देश के अंदर एक पक्षी वातावरण नहीं है। सन 2000 में जो विभिन्न प्रकार के आंकड़े आते हैं इस देश के अंदर, उसमें आया सन 2000 में समाज के सबसे ऊपरी तबके 1% के पास देश की 37% पूंजी थी भाई साहब। इस 20 वर्षों में यानी 2000 से 2020 के बीच में उस 1% के पास देश की 68% संपत्ति पूंजी चली गई। ये कैसी अर्थव्यवस्था है? ये कौन सी अर्थव्यवस्था है? और इसीलिए मैं कहता हूं कि यह देश की सत्ता पूंजीवादी सत्ता है, जो पूंजीपतियों को राहत देता है, गरीबों को राहत नहीं देता। आज की भास्कर में एक उसकी संपादकीय में जो लिखा है, देश की अर्थव्यवस्था में गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, गरीबों की संख्या भी बढ़ रही है और उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। इस कोरोना काल में जहां 12 करोड़ लोग उसके हिसाब से, जिसमें वो कहता है कि 2 करोड़ संगठित क्षेत्र, हालांकि कई रिपोर्ट में आया है कि 4 करोड़ संगठित क्षेत्र के मजदूर और 10 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर जो रोजगार में जुटे थे वो बेरोजगार हो गए। 14 करोड़ लोग, कोई सर्वे 12 कर रहा है, कोई 14 कर रहा है, मान लीजिए 12 करोड़ लोगों की आमदनी घट गई। लेकिन इसी दौर में, इसी कोरोना के दौर में 6 महीना के दौरान, इस मार्च से लेकर अभी अक्टूबर जो बीत रहा है, इसमें देश के पूंजीपति अंबानी की संपत्ति में 5 गुना की बढ़ोतरी हुई और दुनिया का 5वां अमीर व्यक्ति बन गया। इससे कुछ सोचते नहीं है कि यह अर्थव्यवस्था किसके पक्ष की है। और अगर हम कहते हैं
कि ये अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों की पक्ष की है, गरीब विरोधी है, तो लोग हमें देशद्रोही कहें। अगर पूंजीपतियों के खिलाफ आप बोलते हैं, अगर देश की नीतियों के खिलाफ आप बोलते हैं, तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा। इसलिए आज जो हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग के पास जो लड़ाई करके संघर्ष के बदौलत आपने हासिल किया, मैं जानता हूं बहुत सारे ट्रेड यूनियन लीडर मारे गए हैं, जिनकी हत्याएं, चाहे कोइलवरी का इलाका हो, बोकारो का इलाका हो, विशाखापट्टनम का इलाका हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, ट्रेड यूनियन लीडर और ट्रेड यूनियन आंदोलन के पक्ष में कलाकार अगर सड़क पर कुछ नाटक के माध्यम से जनता को कर रहा तो उनकी भी हत्या हुई। दिल्ली में 70 लाख से भी हत्या, और ऐसे बहुत सारे कलाकारों की। आज देश के अंदर इन मजदूरों के पक्ष में बोलने वाले लोगों को जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है, चाहे तेल तुगरे हो, चाहे सुधा भारद्वाज हो, या अन्य लोग हैं, दर्जनों लोग बंद हैं जेलों के अंदर, जो बड़े बड़े आइडियोलॉग हैं, सिद्धांतकार हैं, कविता के माध्यम से, अपने निबंध के माध्यम से मजदूरों की पक्ष की बात करते हैं। कहा जाता है कि ये शहरी नक्सली है, ये शहर में रहता है और नक्सलियों का खुराक तैयार करता है, और ये कह करके लोगों को 72 साल, 80 साल, 82 साल के बुढ़ों को देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही और आतंकवादी कह करके उनको जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है। ये तो पहले ऐसा नहीं होता था। इसलिए मजदूर आंदोलन के सामने आज जो देश के सामने सवाल दरपेश है, एक सवाल दरपेश था देश को आजाद कराना। आपने देश को आजाद करवाया। हिंदुस्तान का मजदूर आंदोलन हिंदुस्तान की स्वाधीनता संग्राम में स्वाधीनता सेनानियों के पक्ष में बड़ी भूमिका अदा की है। बगैर ट्रेड यूनियन, बगैर मजदूर आंदोलन के हिंदुस्तान से अंग्रेज को भगाना नामुमकिन था। ये मजदूर काम को बंद करके, हड़ताल करके, लड़ करके, घिर करके अंग्रेजों को भगाने में आजादी की लड़ाई को बल पहुंचाया। आजाद हो गए। आजादी के बाद हमने लड़ करके बहुत सारे आंदोलनों में अपनी साथियों की शहादत देकर, जेल जाकर, अन्य यातनाएं सहकर जो चीज हासिल किया, जो अधिकार हासिल किया, आज उन अधिकारों पे हमले हो रहे हैं। इसलिए सवाल अपने अधिकारों की सुरक्षा और अपने अधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ देश की एकता और अखंडता के ऊपर जो खतरा उत्पन्न किया जा रहा है, हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर जो खतरा उत्पन्न किया जा रहा है, जनतंत्र के ऊपर जो खतरा उत्पन्न किया जा रहा है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग पर है। उस समय से ज्यादा संगठित आज हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग है। इसलिए आपके ऊपर फिर से एक इतिहास गढ़ने की जिम्मेवारी है साथियों। मुझे भरोसा है हिंदुस्तान के मजदूर वर्ग पे। कल कारखाने बिक रहे हैं। बताइए, हिंदुस्तान के नवरत्नों में गिने जाने वाला ONGC, हमारा LIC, न सिर्फ हिंदुस्तान, ये LIC दुनिया के पैमाने पे, हमारा भारतीय LIC दुनिया के पैमाने पे सबसे मजबूत वित्तीय संस्था है, जो प्रति वर्ष करोड़ों रुपए सरकारी लाभांश सरकारी खजाने में जमा करता है, अपना लाभांश। और उस लाभांश के अलावे विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में भी मदद करता है विकास के लिए। उस इंश्योरेंस कंपनी में निजी क्षेत्र का घुसाव क्या करना चाहते हैं आप? वैसा कौन सा मालिक होगा जो अपनी लाभ देने वाले चीज को और बेच दे दूसरे के हाथ? नुकसान जहां हो रहा है उसको कोई नहीं खरीद रहा है, खरीद रहा है लाभ देने वाले चीजों को। कौन बचाएगा इसको? आज सवाल दरपेश है।
और ये सवाल ट्रेड यूनियन, हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग जो संगठित मजदूर वर्ग है उसके पास, उसके सामने ज्यादा है। जो जितने जिम्मेवार होते हैं, जिम्मेवारी उनके पास, उनके कंधे पे ज्यादा होती है। और इसलिए हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग, मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग इन रानी विक्टोरिया की स्तुति गान करने वालों की सपना को फलीभूत नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। हिंदुस्तान बचेगा, न हिंदुस्तान टूटेगा, न हिंदुस्तान से संविधान जाएगा, न हिंदुस्तान की जनतंत्र पे हमला कर सकते हैं। ये हमला कर रहे हैं, जनतंत्र को समाप्त नहीं कर सकते। और इस एक्ट में 1926 में ये डिक्लेयर है कि मजदूर लाइटनिंग स्ट्राइक पर जा सकता है और मजदूर 15 दिन की नोटिस देने पर हड़ताल पर जा सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि एक कानून बनाया, उस कानून में हम लोगों को एक तरह से इमरजेंसी लगा करके अभी जो कानून बना, कोरोना का कानून, जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, 5 आदमी से ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं, कोई मीटिंग नहीं कर सकते हैं। और इसके ये कानून आप देखा अभी तक है, अभी भी पालन है। इसका 5वां फेज चल रहा है और इस 5वां फेज को, उस कानून का क्या लाभ हुआ है, खास करके जहां बैठे हुए हैं उन मजदूरों को, इसकी चर्चा हम आपको करना चाहते हैं। ये एक्ट के अनुसार कोई हड़ताल, ट्रेड यूनियन मूवमेंट कोई हड़ताल के लिए तैयार नहीं, लेकिन जिस कार्यालय में बैठे हुए हैं उस कार्यालय के यूनियन जो ये रजिस्टर हुआ, ये रजिस्टर 1945 में हुआ है। अब सोचिए कि इस संगठन का रजिस्ट्रेशन अंग्रेज राज में ही था, हुआ है और लड़ा अंग्रेजों के साथ। इन मजदूरों ने के बिहार के संगठन ने पिछले दिन 10 तारीख को पूरे बिहार में सरकार का कोई बात नहीं माना और पटना में हड़ताल कर दिया। हड़ताल कर दिया तो हाईकोर्ट ने अखबार में जो छपी खबरों को लेकर के दूसरे दिन उस पर कॉग्निजेंस ले लिया 10वें दिन में, न कोई नंबर न कुछ। और चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई तुम मेरे कोर्ट में आओ। और उसके बाद जो है, जो घटना घटी, जिस वक्त हुआ उस वक्त हम एक वकील के यहाँ बैठे हुए थे और हम जो पटना के लीडर थे वो भी बैठे हुए थे। उन लोगों ने कहा कि भाई आपको अभी हाईकोर्ट में बुलाहट है, जज साहब बुला रहे हैं। जहाँ बैठे हुए थे वहां से जज साहब की दूरी कम से कम 5 किलोमीटर से ज्यादा थी और वो जा नहीं सकता था। संयोग से हमने कहा कि आप ही इसको टेकअप कर लीजिए। और जोगेश शर्मा ने जब इसको, जोगेश सिन्हा ने जब इसको टेकअप किया, हाई कोर्ट के जस्टिस से बात की, तो इसी बिंदु पर डिस्कशन चल रहा था कि मजदूर का हड़ताल इलीगल है, क्योंकि ये अचानक हड़ताल कर दिया गया। उस वक्त में जो आईडी एक्ट है, उस आईडी एक्ट की धारा 10 का इस्तेमाल करते हुए और यूनियन के डिमांड लेटर को पढ़ते हुए, और उसके बाद कहा चीफ जस्टिस को कि हमारा स्ट्राइक लीगल है, हम 14 दिन पहले नोटिस दिया है इसको। और उस स्ट्राइक के, उस कानून के बदौलत पटना नगर निगम कर्मचारियों का स्ट्राइक इलीगल करार नहीं हुआ। और पटना नगर निगम को जो सेक्रेटरी था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिहार सरकार को, उसको कहा कि 1 सप्ताह के अंदर समझौता करके मेरे पास लाओ। ये है इस कानून का जैसे कर्मचारियों के हित में लाभ। कानून तो सिर्फ पटना नगर निगम के लिए नहीं है, कानून तो पूरे देश के लिए है। और आज जो अमेंडमेंट आया है कि आप 2 महीना पहले आप नोटिस दे करके तभी स्ट्राइक कर सकते हैं। अब आप और हम सब सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो हमारा और अमेंडमेंट हो गया है, आपके पास सिर्फ 4 कानून बन गए। सभी जानते हैं, सभी कानूनों को संतोष पेंशन एक्ट समाप्त कर दिया गया, मिनिमम वेज समाप्त किया गया, पेमेंट एंड वेजेस एक्ट समाप्त कर दिया गया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में एक्ट में जो है से समाप्त कर दिया गया। इसमें अमेंडमेंट आ रहा है बड़े पैमाने पर, जो हम हड़ताल नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं?
इन संघर्षों से AITUC गुजरी है। हमको इस और जो वर्तमान सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आप ये समझते हैं कि अभी पूरे देश के अंदर में 26 नवंबर को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन संगठनों ने, इवन BMS ने, भारतीय मजदूर संघ ने भी हड़ताल का नारा दिया। 1 डे स्ट्राइक है 26 नवंबर को। ऐसे समय में हम जो एक साथ बैठे हैं, हम साथी, इस पर हम समझते हैं एक प्रस्ताव भी पास करके और हमको 26 नवंबर के हड़ताल के संबंध में गहराई से विचार करना चाहिए और हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव लेना चाहिए। एक तो इसका मतलब ये है। दूसरा है कि अभी साथी ने हमको बताया, आप तमाम साथियों के ओर से दिए गए, तमाम जगह निजीकरण हो रहे हैं। जहां देखिए निजीकरण, जहां बैठे हुए यहाँ भी निजीकरण। यहाँ जो सफाई मजदूर हैं, पहले सरकार ने कहा यहाँ 1089 सफाई मजदूरों का परमानेंट पोस्ट था और जो सरकारी मजदूरों को लाभ मिलता था वही नगर निगम के मजदूरों को लाभ मिलता था। ये जो बिहार सरकार बनी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो इन्होंने यहाँ के सभी पद को खत्म कर दिया। न सिर्फ यहाँ बिहार में कुछ 35,000 पद से सभी पदों को खत्म कर दिया और कहा कि जो भंगी, जो क्लास 3-4 से स्टाफ यहाँ बहाल होगा और भंगी जो बहाल होगा, यानी मिस्टर डोम हलखोर जो बहाल होगा, वो टेम्पररी होगा, परमानेंट बहाली नहीं। और 2018 से वो जिसकी तनख्वाह थी 18,000 रुपया, 25,000 रुपया, आज वो 6,000 और 7,000 रुपये पर काम कर रहा है। इस पर भी नहीं उसकी सरकार का मन भरा। इसको दास होना चाहिए, इसको गुलाम होना चाहिए। ये अभी भी दैनिक मजदूरों के बीच में जाता है और निगम पर जाके हंगामा करता है पूरे बिहार में। इसलिए कहा कि इसको भी खत्म करो, इसको NGO के अंदर में दे दो, काम करेगा नगर निगम में, पैसा मांगेगा ठेकेदार से। और अभी किसी तरीके से ये बात हाईकोर्ट के आदेश पर, स्टे के आधार पर रुका हुआ। अगर ये सरकार बनती है तो जो निजीकरण की बात हो रहा है, वो निजीकरण का सबसे पहला शिकार यहाँ का, बिहार का 35,000 वो भंगी मजदूर होगा, जो हिंदुस्तान के अंदर में सबसे बुनियादी काम को करता है, जो शहर को सुरक्षित रखता है। तो उसके अधिकार पर इतने तेजी के साथ इतना बड़ा हमला हो रहा। बैंक हो, बिजली हो, यहाँ तक आप देखेंगे अखबारों में आया है, आपके भी आया होगा, 41 कारखाना हिंदुस्तान के अंदर में, डिफेंस के अंदर में है, औद्योगिक मजदूर है। और वो कारखाना माल उत्पादन करता है सेना के लिए, बम बनाता है, बारूद बनाता है, मशीन बनाता है और इसका उत्पादन करता है। सभी 41 कारखाने को भारत सरकार निजी क्षेत्र में देना चाहती है। निजी क्षेत्र का मतलब अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, ब्रिटेन के लोगों को ये देना चाहती है। यानी जो हमारा जो डिफेंस की जो गोपनीयता है, उसको भी भंग करने की कोशिश में। मजदूरों की जो रोजी रोटी तो जाएगा ही, उसको भी भंग करने की कोशिश में। तो हम AITUC का जो सेमिनार यहाँ पर आयोजित किया है, इन सब चीज़ों पर काफ़ी गहराइयों से विचार करने के लिए किया। और आप जानते हैं कि जब ये बात हुई है तो 41 डिफेंस के मजदूरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल 26 नवंबर के पहले पूरे भारत में जाने का निर्णय किया। आज वो भारत में जाने का स्ट्राइक नोटिस दिया है, तो उनके नेताओं पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ है। जो ट्रेड यूनियन लीडर हैं उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हुआ है, FIR हुआ है, फिर भी वो मजदूर स्ट्राइक से पीछे नहीं हट रहा। तो इस तरीके से कानून के रूप में जो आज हम जो AITUC का 100वां वर्षगांठ मना रहे हैं, 100वां वर्षगांठ के मनाते समय ये स्थिति पता चलता है कि मजदूरों की स्थिति आज़ादी के पहले, जो 1926 के पहले की स्थिति को इस सरकार ने कायम किया।
और वह आगे की दिशा में बढ़ रही है। न सिर्फ किसान के बारे में ही बोला ही 3 कानून एक्ट आया, ये सब तो है ही, सब पर विस्तार से चर्चा और साथी करेंगे। तो हम चाहते हैं कि साथी PN सिंह हम लोगों के बीच में है, सीटू के नेता हैं, अध्यक्ष जी को कहेंगे कि वो 2-4 शब्द कहलाएं, फिर तो आगे की चर्चा। इसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका जो अदा की थी वो 1917 में जो दुनिया में पहली जो अक्टूबर क्रांति हुई थी, दुनिया में पहली मजदूरों की सरकार पहली बार आया, जो मार्क्स ने जो कहा कि दुनिया के मजदूरों एक हो, और मार्क्स ने जो एक मजदूरों का जो नेतृत्व की जो बात उठाई है, उसकी अवधारणा पर पहली बार दुनिया के अंदर 1970 में 17 में अक्टूबर क्रांति हुई, और रूस के अंदर में उस क्रांति में मजदूरों ने सत्ता अपने हाथ में वो ले लिया, और उसका बड़ा प्रभाव दुनिया भर के मजदूर आंदोलन के ऊपर में पड़ा, और उसने एक बड़ी भूमिका अदा की हिंदुस्तान के अंदर में भी, कि हिंदुस्तान में मजदूर जो हैं वो उन्होंने भी इस चैलेंज को लिया कि हम भी अपने देश के अंदर में हम संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे, और उन्होंने 20 के अंदर में जो 1920 में संगठन हुआ, कोयला मजदूरों की बहुत बड़ी उस समय एक बड़ी जमात थी, सबसे बड़ी जमात जो हमने जहाँ तक हमने देखा, जो सत्य अमृत जी ने बताया कि हम AITUC के वर्षगांठ पर करने जा रहे हैं, तो हमने जो इतिहास को थोड़ा सा देखने की कोशिश किया, तो हमने देखा कि जो प्रतिनिधि वहाँ गए बॉम्बे के अंदर में, सबसे ज़्यादा कोयला मजदूरों के प्रतिनिधि वहाँ उपस्थित हुए थे उसमें। तो साथ ही ये, लेकिन आज जब हम लोग, और धीरे धीरे परिस्थिति क्या हुई कि हम लोग के जो हम लोग के काल में ही हम लोगों ने देखा कि 1/3 दुनिया समाजवाद के अंदर में चली गई थी। वियतनाम चला गया समाजवाद के अंदर, क्यूबा तो था ही समाजवाद के अंदर, उसके बाद चाइना हुआ, और कई सारे देश जो हुए, पूरे जो लैटिन अमेरिकी देश, यूरोपियन कंट्रीज में भी बड़ा हिस्सा वो चला गया समाजवाद के अंदर में। लेकिन धीरे धीरे जो आज की जो दुनिया है, उस दुनिया के अंदर में एक बड़ा बदलाव आया है, और दक्षिणपंथी ताकतें जो है वो बड़े पैमाने पर उन्होंने उनकी जो एक कब्जा दक्षिणपंथी ताकतों का हो गया है, और हमारे देश में भी दक्षिणपंथी जो ताकतें हैं उनका एक कब्जा है, और वो पूरी तरह से आज अमेरिकी प्रभाव हमारे देश पर लगातार एक एक करके एक चीज़ों में हमारे यहाँ पर उनका प्रभाव पड़ता चला जा रहा है, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर, बिजनेस में करने में आसानी हो, या दूसरे चीज़ों के नाम पर पूरे श्रम कानूनों को, साथियों ने बताया कि ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, श्रम कानूनों में बदलाव किए जा चुके हैं, और मजदूर एक गुलाम की जिंदगी जिए, ये पूरी व्यवस्था मजदूरों की गुलामी की पूरा लेख लिख दिया गया है देश के अंदर। और हमारे सामने मजदूर आंदोलन के सामने में एक बड़ी जो एक चुनौती है कि असंगठित क्षेत्रों में जो मजदूर हैं, संगठित क्षेत्रों में मजदूर अब रही कितने गए। आज पूरे सरकारी क्षेत्रों को आप ले लीजिए, तो सरकारी क्षेत्र में आज जो मजदूर थे, जो सरकारी मजदूरों के अंदर में आप ले लीजिएगा, तो तमाम जो उनकी जो सेवा शर्तें हैं वो सेवा शर्त नहीं है, केवल वेल्टरों से आते हैं मजदूर, और वो सारे के सारे मजदूर जो है वो ठेके के मजदूर, उनका संविदा वाले मजदूर हो गए। इसके साथ साथ शिक्षकों को ले लीजिए, शिक्षकों का जो है, तो ये पूरा का जो परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में उनको संगठित करना, उनको संगठित करके मजदूर आंदोलन का उनको हिस्सा बनाना, और एक संघर्ष में एक ले जाना। और हम लोगों ने इसी कोरोना काल में देखा कि जो पलायन, जो मजदूर, जो प्रवासी मजदूर जिनको हम लोग कहते हैं, वो जो मजदूर घर चले, तो जिस ढंग से सरकारों ने उनके साथ में एक उनके प्रति जो एक दिखाई, जो असंवेदना कहिए या जो दिखाई उनके प्रति, उसके खिलाफ में जो उन्होंने संघर्ष किया, जो उन्होंने लड़ाई लड़ी एक, और उस संघर्ष में सरकार को भी उस परिस्थिति में भी, जब घरों में लोग बंद थे, मजदूर सड़कों पर निकल करके उसने इतनी बड़ी राजसत्ता को मजबूर कर दिया कि वो उनको घरों तक लाने के लिए ट्रेनों की व्यवस्था शुरू करे। उसने तो एक अंतर में मजदूरों के, उसने हम लोगों ने देखा कि मजदूर वर्ग के अंदर में एक अंतर्निहित बहुत बड़ी ताकत है, जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में वो चुनौती को स्वीकार कर सकता है, और वो एक सरकारों को, बड़ी बड़ी सरकारों को भी बाध्य कर दे सकता है कि वो, तो हमको इस ताकत को एकत्रित करना, इस ताकत को हम लोगों को संगठित करना, और इस ताकत को इस राज्य सत्ता के खिलाफ में एक चुनौती देने के लिए तैयार करना। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ
वो तो पांड्या की बात है, ये ऑथेंटिक बात है। आईबी का अगर आईबी वाले लोग जानते हैं, जो ऑनेस्ट ऑफिसर अगर कोई है सीबीआई में, तो अगर आप लोग उनसे बात की जो बताएंगे उस बात को। ये रिपोर्ट हमें बड़ी अच्छी तरह से मालूम है और इसका अंजाम चाहे जो भी हो, हम अंजाम लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। यहाँ एक भाई सभा में मौजूद हैं, हमारे भाई साहब सुधांशु जी। मैं जुल्म के खिलाफ लड़ा, पुलिसिया जुल्म के खिलाफ। एक जो है पंचम पासवान नाम का लेबर मुंबई से आता है गया जिला और उसको एनकाउंटर करवा देता है। क्या नाम था उसका, एसएसपी का विनय कुमार, उसका पुनः वो डीआईजी बन के आता है। मैं शिंदे साहब के थोड़ा क्लोज था, उनको मैं लिखा चिट्ठी कि गया के डीएम वो जो थे प्रियदर्शी लेडी वंदना प्रियदर्शी और ये जो है एसएसपी विनय कुमार के खिलाफ 302 का मुकदमा किया जाए, क्योंकि उसके नेतृत्व में ही कोई गरीब मारा जाता है, एनकाउंटर किया जाता है। और मानवाधिकार के लिए रिपोर्ट दिया कि जो है लेबर है, ये आया था अति घर छुट्टी में, नोहिया में मर्डर करवा दिया, एनकाउंटर। ये लोग सरजू शर्मा डीएसपी था और राइफल रखवा दिया, कह दिया कि नक्सली है। वो नक्सली नहीं था। फिर मानवाधिकार रामचंद्र राम जी ने क्लियर रिपोर्ट दिया, तब मैं लिखा कि मानव नहीं तो फिर ये लोग हमारा पीछे पड़ गए। उसके बाद जब ये लिखा मैं वहाँ चिट्ठी, उसके बाद ये लोग पूरा गया, पुलिस हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गया कि ये नक्सली नेता है। अरे भैया, सच्चाई बात बोलने में क्या नक्सली नेता बन जाएगा? गरीब का बात आवाज उठाएंगे, आपके तरफ मीटिंग करेंगे तक आप लोग कहे कि। इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुशासन का सच को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।